आधी रात में मैनेजर के पास उसके लोगों का कॉल आया। जैसे ही मैनेजर ने कॉल उठाया वैसे उसके आदमी ने डरते हुए कहा, सर, वो लड़की हमारे हाथ से भाग गई है। कब और कैसे भागी है इस बारे में किसी को नहीं पता है। ये बात सुनते ही मैनेजर बहुत गुस्सा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृप्ति इतनी आसानी से उसके चंगुल से निकल जाएगी। मैनेजर ने गुस्से में कहा, तो तुम लोगों ने उसे कहीं और ढूंढा या फिर सीधे मुझे ही कॉल कर दिया? निकम्मों, कुछ काम किया करो। सर, हमने पूरी कोशिश कर ली है, वो हमारे हाथ नहीं लगी है और उसे अपने आदमियों ने आखिरी बार स्ट्रीट कैफे में देखा था। शायद उसी जगह के आसपास वो हो सकती है। स्ट्रीट कैफे का नाम सुनते ही मैनेजर के कान खड़े हो गए। वो इस कैफे को जानता था। उसने अपने आदमियों से कहा, ठीक है, तुम लोग उसी इलाके में उस लड़की को ढूंढो, मैं आगे का प्लान सोचकर बताता हूँ। मैनेजर के आदमी अपने काम पर लग गए, लेकिन मैनेजर का डर बढ़ता जा रहा था। स्ट्रीट कैफे के पास ही उसकी जिंदगी का काफी बड़ा सबूत था और अगर गलती से भी वो ध्रुव के हाथ लग जाएगा तो मैनेजर की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। मैनेजर ने एक पल ध्रुव और तृप्ति के बारे में सोचा और अगले ही पल अपने बाप के घर की तरफ निकल गया जो स्ट्रीट कैफे के काफी पास में था। इधर जसविंदर निहाल को कॉल कर बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने निहाल से पूछा, निहाल, मॉस्को में सब ठीक तो है ना? अभी तक किसी ने कोई अपडेट नहीं दी मुझे। प्रोटेस्ट कम हुआ या नहीं? जसविंदर के सवाल को सुनकर निहाल ने उसे मॉस्को का पूरा किस्सा सुना डाला। मॉस्को में किस तरह से मिनिस्ट्री, जनता और लोग नकली ड्रग्स की वजह से हंगामा कर रहे थे ये निहाल अच्छे से जानता था और उसने जसविंदर से कुछ नहीं छुपाया। मॉस्को और अपने लोगों का बुरा हाल जानकर जसविंदर को अच्छा नहीं लगा और वो बोला, तो मैं भी आकर तुम लोगों की कुछ हेल्प कर देता हूँ। मैं अकेले यहाँ पर रह के वैसे भी क्या ही कर रहा हूँ। जसविंदर की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे ध्रुव, निहाल और तेजा की चिंता हो रही है। ऐसा बहुत कम होता था कि तीनों किसी जगह पर जाएं और जसविंदर बिना काम के बैठा रहे। निहाल उसकी बात सुनकर बोला, नहीं जसविंदर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ रहकर सब ठीक कर रहे हैं। तुम तब तक इंडिया में रहकर सब ठीक करने की कोशिश करो। जसविंदर ये सुनकर निहाल को इंडिया की पूरी बातें बताने लगा। अपने काम में बहुत बिजी होने की वजह से निहाल और बाकी लोगों को नहीं पता था कि इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। जसविंदर ने उसे बताया, निहाल, तुम लोगों को वहाँ पर जल्दी ही काम करना होगा क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हुई तो नकली मेडिसिन पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट हो जाएगी और उसके बाद हम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। एक एक पल बहुत कीमती है और हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। मैं यही का काम देखता हूँ और तुम लोग रशिया का काम संभालो, लेकिन टाइम के निकलने से पहले सब कर लेना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मिस्टर गिल इस बारे में कल डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बाद हम सब काम में लग जाएंगे। निहाल और जसविंदर दोनों ही मौके की नजाकत को समझ रहे थे, इसलिए वो दोनों जल्दी ही अपने काम पर लग गए। इधर दूसरी तरफ अनिका छुपकर गिल एम्पायर की फार्मा कंपनी में गई और गार्ड से नजरें बचाकर ऑफिस वाले एरिया में घुस गई थी। आज उसे किसी भी तरह से इस जगह से कुछ काम की इंफॉर्मेशन निकालनी थी। तभी एक गार्ड ने आकर अनिका को धीरे से बुलाया और बोला, इधर आओ। इतनी रात में अनिका को वहां देखकर गार्ड थोड़ा हैरान था और इधर उधर देखने लगा। अनिका ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। गार्ड पास आकर बोला, क्या हुआ मैडम, आप इतनी रात में? अनिका ने उससे ज्यादा बात नहीं की और कुछ पैसे उसके हाथ में देकर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो उसका दुगना पैसा मिलेगा, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अनिका ने जो पैसे दिए थे वो गार्ड की सैलरी से भी ज्यादा थे, इसलिए उसने अनिका की बात मान ली और पूछा, बताइए मैडम, क्या काम करना है? मुझे अकाउंटेंट ऑफिस में जाना है और वो भी बिना किसी को पता लगे। किस्मत से अकाउंटेंट रूम की चाबी उसी गार्ड के पास थी। उसने तुरंत चाबी दे दी और अनिका अंदर जाकर तुरंत अपने काम में लग गई। उसने कंप्यूटर से काफी कुछ बिल्स की फोटोज क्लिक कर ली थी और काफी मटेरियल एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था। वहीं पास में कुछ फाइल्स भी पड़ी हुई थी। उन्हें उठाकर अनिका देखने लगी। अनिका फाइल देख ही रही थी कि तभी गार्ड की आवाज आती है, मैडम कोई इसी तरफ आ रहा है, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। अनिका वो फाइल हाथ में लेकर वहां से जल्दी से निकल जाती है। जाते हुए उसने गार्ड को बचे हुए पैसे दिए, जिससे गार्ड काफी खुश हो गया। अनिका नहीं चाहती थी कि उसके आने की खबर किसी को भी लगे। फाइल लेकर वो तुरंत अपने घर गई और एक एक चीज ध्यान से देखनी पढ़ने लगी। अनिका के हाथ में जो फाइल लगी थी उसे पढ़ने के बाद वो शॉक्ड हो गई थी। जो भी वो उस फाइल में पढ़ रही थी उसे देखकर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इस मामले को तुरंत ध्रुव से शेयर करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज रहा था और इस टाइम कॉल करना उसे सही नहीं लग रहा था। वो काफी कंफ्यूजन में थी कि अब इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ध्रुव को कैसे भेजा जाए। वो काफी परेशान हो रही थी। इधर मैनेजर भी तृप्ति को लेकर परेशान था, लेकिन इस वक्त उसकी परेशानी तृप्ति से ज्यादा वो सबूत थी जिसे छुपाकर उसने अपने ही घर में रखा हुआ था। वो स्ट्रीट कैफे में अपने पुराने घर के पास पहुंचा। रात के 2 बजने वाले थे और अपने घर की डुप्लीकेट चाबी से मैनेजर ने गेट खोला। सामने तृप्ति को सोता हुआ देखकर उसका चेहरा खिल गया और उसने मन ही मन कहा, मुझसे भागकर मेरे घर आ गई।
हाय रे किस्मत, किस्मत भी क्या चीज है। मैनेजर को लग रहा था कि अब तृप्ति उसके हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकती है। उसने पास ही में बेड पर रखा एक तकिया उठाया और तृप्ति के मुंह के पास ले जाने लगा। दूसरी तरफ इसी टाइम पर बहुत सोचने के बाद अनिका ने आखिरकार ध्रुव को कॉल लगा ही दिया था। इतनी रात में अनिका का कॉल देखकर ध्रुव ने कहा, इस वक्त तो उधर बहुत रात हो रही होगी, इतनी रात को कॉल? ऐसी क्या बात हो गई कि अनिका को इस टाइम पर कॉल करना पड़ा? ध्रुव जानता था कि इस वक्त काफी टेंशन भरा माहौल है, लेकिन फिर भी इतनी रात को वो किसी का कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ध्रुव ने टेंशन में आकर अनिका का कॉल रिसीव करके कहा, हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? अनिका की सांसें बहुत तेज चल रही थी और जो न्यूज उसे मिली थी उससे उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसने ध्रुव से कहा, अगर इम्पोर्टेंट बात नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त तुम्हें कॉल करती? अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ है? अनिका पहले उसे ऑफिस वाली पूरी बात बताने लगी और फिर उसे उस फाइल और जो भी मटेरियल उसने पेन ड्राइव में कॉपी किया था उसके बारे में बताकर बोली, मुझे लग रहा था कि कोई छोटा मोटा बिजनेस है जो कुछ दिन में अपने आप ही शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नकली दवाइयाँ इंडिया में एक्सपोर्ट होने वाली है उसकी कीमत 800 करोड़ है और इतनी कीमत की दवाई कोई भी एक बार में बर्बाद नहीं होने देगा। हमें इस नकली दवाई के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। और ये इतनी कॉमन दवा है कि हम हर किसी को इसे खरीदने से रोक भी नहीं पाएंगे। अनिका की टोन काफी सीरियस थी और ध्रुव भी इस सीरियसनेस को समझ रहा था। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक बार में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। उन्हें कोई बड़ा कदम ही उठाना था। अनिका की बात सुनकर ध्रुव काफी देर तक कुछ सोचता रहा, लेकिन जब काफी देर तक अनिका को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने पूछा, तुम सुन रहे हो ना ध्रुव, मैंने जो कुछ भी कहा? हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ध्रुव अनिका की बात से काफी मूव हो गया था, क्योंकि 800 करोड़ की नकली दवा बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी जो बाहर से देखने पर किसी को समझ नहीं आ रही थी। अनिका ने आगे सब कुछ बताया और उसकी बात सुनने के बाद ध्रुव ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आगे कुछ पता चले तो बताना, मैं देखता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं। अनिका आगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में लग गई और इधर ध्रुव सब जानने के बाद होटल की बालकनी में आ गया। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसने लैपटॉप निकाला और गिल एम्पायर के पूरे बिजनेसेस और उसके लॉस प्रॉफिट को समझने की कोशिश करने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब 80% दवाइयां नकली बन रही थी तो फिर इन दवाइयों की कीमत 800 करोड़ कैसे हो सकती है, या फिर कुछ और ही मामला है। ध्रुव काफी देर तक इसमें अपना दिमाग लगाता रहा। उसे आखिर में समझ आ गया था कि जरूर गिल फार्मा कंपनी को बड़ा लॉस हुआ है और उसकी वजह से उन्हें नकली दवाइयां बनाकर बेचनी पड़ रही हैं। ध्रुव इस तरह का घटिया काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया। इधर मैनेजर काफी खुश था। वो तकिया लेकर तृप्ति का मुंह दबाने जा ही रहा था। वो तृप्ति के चेहरे के बहुत करीब था कि तभी तृप्ति की आंख खुल गई। वो एकदम से उठकर बैठ गई और गुस्से में बोली, तुम? इस बार नहीं। इतना कहकर तृप्ति पूरी ताकत के साथ उठी और मैनेजर के साथ ढंग से लड़ी। मैनेजर ने कभी नहीं सोचा था कि तृप्ति इस तरह से उससे लड़ सकती है। तृप्ति उसे काफी वीक लड़की लगी थी, लेकिन इस बार तृप्ति ने खुद को स्ट्रॉन्ग साबित कर दिया था। तृप्ति लड़ते हुए अपना सामान और मैनेजर के खिलाफ जो सबूत था उसे अपने बैग में रखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैनेजर ने उसका पैर पकड़ लिया। तृप्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में पास रखा हुआ एक बड़ा सा बर्तन मैनेजर के हाथ पर मारा, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। दर्द के मारे उसने तृप्ति का पैर छोड़ दिया। तृप्ति वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली। मैनेजर अपने दर्द वाले हाथ को लेकर उठा और तुरंत अपने आदमियों को कॉल करके बोला, सुनो सब लोग, उस लड़की को किसी भी हालत में पकड़ना है। अगर वो पकड़ में आती है और भागने की कोशिश करती है तो उसे देखते ही गोली मार देना। वो मुझे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। ओके बॉस। मैनेजर के आदमी अब तृप्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मैनेजर तृप्ति को आसानी से नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा सबूत था जिससे मैनेजर की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी तरफ ध्रुव अभी भी नकली दवा के बारे में सोच रहा था और उससे हो रहे लॉस के बारे में। हर घंटे कहीं ना कहीं से लोगों की मौत की खबर आ रही थी और ध्रुव को यह सही नहीं लग रहा था। उसने रात में ही निहाल और तेजा को अपने पास बुला लिया। ध्रुव ने उन दोनों को अपने सामने देखकर बोला, तेजा तुम एक काम करो, कल सुबह इंडिया में जो दवाइयां एक्सपोर्ट होने वाली हैं उन्हें रोक दो। ये बात सुनकर निहाल और तेजा दोनों ही शॉक हो गए। ये डिसीजन थोड़ा अजीब था। तेजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर अगर हमने एक्सपोर्ट को रोक दिया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मुझे नहीं लगता कि हम इतने बड़े लॉस के लिए इस वक्त रेडी हैं।
ध्रुव सब रिसर्च करके बैठा हुआ था। वो समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आने वाले टाइम में चीजें और बिगड़ सकती हैं, इसलिए वो शुरू से ही मामला ठीक करना चाहता था। अगर नकली दवाइयां इंडिया तक पहुंचेंगी ही नहीं तो लोगों तक जाएंगी भी नहीं, और ऐसे में कुछ मामले ठीक हो सकते थे। तेजा के सवाल पर ध्रुव ने कहा, तेजा, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोगों की जान के साथ नहीं खेल सकते। पैसा फिर से कमाया जा सकता है लेकिन किसी भी इंसान की हम जान वापस नहीं ला सकते। अरबों रुपए के साथ क्या तुम किसी को जिंदा कर सकते हो? नहीं ना। तो मुझे यही लगता है कि इस वक्त उन दवाइयों को एक्सपोर्ट न किया जाए, नहीं तो वो हो जाएगा जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। निहाल भी सब कुछ समझ रहा था, लेकिन इतने बड़े नुकसान को लेकर वो काफी सोच में पड़ा हुआ था। उसने ध्रुव से सवाल किया, लेकिन मिस्टर ध्रुव, वो माल 800 करोड़ के आसपास का है, क्या इतना बड़ा लॉस हम कवर कर पाएंगे? निहाल, हम कुछ भी कवर कर सकते हैं लेकिन इस वक्त लोगों की जान नहीं जाने दे सकते। लोगों का जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है और सिर्फ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ करूंगा। मैं जैसा कह रहा हूँ उसे वैसा ही फॉलो करो। इधर ध्रुव निहाल और तेजा को नकली दवा को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दे रहा था और दूसरी तरफ तृप्ति बुरी तरह से भाग रही थी। अपने आप को मैनेजर और उसके लोगों से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे कम से कम 30 लोग भाग रहे थे। उन सभी के हाथों में गन्स थी। वो लोग एक बार गन्स से फायर करते और तृप्ति की लाइफ खत्म हो जाती। तृप्ति किसी तरह से दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ी। गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे गोली चलने की आवाज आई हो, लेकिन वो गोली उसके एकदम पास से होकर निकल गई। तभी वहां पर एक कार आई जो तृप्ति और उन गुंडों के बीच से होकर गुजरी। जब तक गुंडे तृप्ति को पकड़ पाते तब तक वो कार तृप्ति को लेकर वहां से जा चुकी थी। एक बार फिर उन गुंडों के हाथ कुछ नहीं लगा था। तृप्ति जैसे ही कार में गई वैसे ही उसकी नजर मालिनी पर गई जो कार ड्राइव कर रही थी। तृप्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड मालिनी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे तो लगा था कि आज इन लोगों के हाथ मरने ही वाली हूं मैं। तृप्ति ने बूढ़े के घर में ही फोन चार्ज कर लिया था और वहीं से मालिनी के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी। तृप्ति को पूरा यकीन था कि उसके साथ जरूर कुछ ऐसा होगा, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने मालिनी को अपनी करंट और लाइव दोनों लोकेशंस भेज दी थी। मालिनी ने तृप्ति को देखकर कहा, अरे वैसे टाइम पर हम ही तो एक दूसरे के काम आएंगे, और कौन काम आएगा? तुम ठीक हो ना? तृप्ति ने सिर हिलाया और आराम से सांस ली। उसे एक पल को लगा था कि शायद ये उसका आखिरी दिन है, लेकिन आखिरकार वो बच गई। इधर ध्रुव ने भले ही गिल कंपनी की नकली दवाई को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी इंडियन न्यूज में यह खबर पहुंच चुकी थी और आग की तरह हर न्यूज चैनल पर सुनाई दे रही थी। जी हाँ, सही सुना है आप सबने। गिल एम्पायर जो दुनिया का सबसे बेटर बिजनेस एम्पायर माना जाता है, क्योंकि एक टाइम था जब ये लोग अपने प्रोडक्ट से ज्यादा इंसानों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। हर कोई पैसा चाहता है और उसी पैसे की चाहत में गिल एम्पायर ने अपनी भोली भाली जनता को नकली दवा खिलाना शुरू कर दिया है और उससे रोज न जाने कितने लोगों की मौत हो रही है। क्या पैसे कमाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है कि अपनी ही जनता को नकली दवाई के नाम पर जहर देकर मारने की कोशिश करे? गौर से देखिए इन अमीर लोगों के चेहरों को। इन्हें आप लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। तो अगर आपको बुखार आता है और आप ठीक होने के लिए कोई दवाई खरीद लेते हैं तो हो सकता है उससे आपकी जान भी चली जाए। इसीलिए अमीर लोग और उनकी दवाइयों पर भरोसा न करें। सब लोग गिल एम्पायर को लेकर इस तरह की बातों से परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े लोग ऐसी हरकत कैसे कर सकते थे। जहां जिसको जगह मिल रही थी वहां पर वो लोग न्यूज देखकर बातें कर रहे थे। बताओ, लोग इतना पैसा होने के बाद भी कैसा कैसा काम कर रहे हैं। नकली दवाई नहीं बेचना चाहिए था गिल कंपनी को, ये उन्होंने सही नहीं किया। हाँ भैया, लेकिन बड़े लोगों को छोटे लोगों की जान की कीमत कहाँ पता है। इसलिए अब हमारे और आपके जैसा गरीब आदमी मर भी जाएगा तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। छोटे शहर के लोग अपने फोन में वीडियो देखकर आपस में बातें कर रहे थे। इस तरह की बातों ने पूरे इंडिया में माहौल बना लिया था और लोगों के मन में गिल एम्पायर को लेकर काफी गुस्सा पैदा हो गया था। लेकिन गिल एम्पायर इतना बड़ा था कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि आखिर गुस्सा उतारे तो किस पर। इधर गौतमी गिल इस तरह की न्यूज और लोगों के रिएक्शन को देखकर काफी परेशान थी। उन्होंने इस तरह की न्यूज पहले कभी नहीं देखी थी। गिल एम्पायर की इतनी इंसल्ट मीडिया में कभी नहीं हुई थी और इसलिए गौतमी ध्रुव को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव से बात करके वो इस मामले को अच्छे से समझना चाहती थी, लेकिन ध्रुव का कॉल लग ही नहीं रहा था। गौतमी जी आज सुबह से ध्रुव को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव का फोन बंद आ रहा था। रशिया में क्या चल रहा है वो बहुत अच्छे से जानती थी। यही कारण था कि वो ध्रुव के लिए फिक्रमंद थी। वो बस बार बार ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि जो भी वहां हो रहा हो उसमें वो बस ध्रुव को सेफ रखे। वहीं मॉस्को में दूसरी तरफ मालिनी तृप्ति को बचा कर ले आई थी, पर
कुछ दूर जाने पर मालिनी ने देखा कि मैनेजर के लोग गाड़ियों से उनके पीछे आ रहे हैं। ये देख वो थोड़ा परेशान हो गई। तृप्ति, ये लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे हैं, अब क्या करें? एक काम करो, मैं तुम्हें एक पतली सी गली से उतार देती हूँ, तुम वहां से सीधे रोलेक्स होटल पहुंचना। तब तक मैं इन्हें भटकाकर उस होटल पहुंचती हूँ, शायद मैं तुमसे पहले ही पहुंच जाऊँ। पर मालिनी, इन लोगों ने अगर तुम्हें कुछ... डोंट वरी, आई हैंडल। तुम बस ये सबूत वाला बैग लेकर यहाँ से निकलो। इतना कह उसने लोगों को चकमा देते हुए गाड़ी एक पतली सी गली के सामने रोक दी, जिसमें से 1 सेकंड के अंदर तृप्ति निकलकर भाग गई और मालिनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उन्हें अपने पीछे ले गई। वो लोग काफी शातिर थे, पर मालिनी ने भी उन्हें इतना घुमाया कि कुछ वक्त बाद मैनेजर के लोग परेशान हो गए। क्या लड़की है ये? कहाँ जा रही है? पता नहीं, पर हमें उस दूसरी लड़की को पकड़ना है तो इसका पीछा करना होगा। कुछ देर बाद मालिनी उन्हें नदी के किनारे ले गई और वहां तेज गाड़ी चलाती हुई आगे बढ़ती गई। वो लोग भी उसका पीछा कर रहे थे और इन्हीं सब में उनकी गाड़ी का व्हील दलदल में फंस गया और उनकी गाड़ी वहीं बंद हो गई। मालिनी ये देख शरारत से मुस्कुरा उठी। जाहिल लोग, दिमाग चलाना तो आता ही नहीं है। मैं तो इन्हें फंसाने ही लाई थी और ये चले भी आए। इतना कह वो हल्के से हंस दी और सीधे होटल की तरफ बढ़ गई और वो लोग गाड़ी को धक्का ही देते रह गए। वहीं तृप्ति सबूत लेकर भागते हुए उस जगह पहुंची जहां मालिनी ने उसे कहा था। वो होटल के सामने खड़ी थी। थैंक गॉड, मैं उस मैनेजर के लोगों के हाथ नहीं आई। पर अब मुझे सबसे पहले सबूत ध्रुव तक पहुंचाने होंगे और उसके लिए मालिनी की मदद चाहिए। इतना कह उसने एक बार अपने पीछे देखा जहां कोई भी नहीं दिखा। ये देख उसने राहत की सांस ली और होटल के अंदर चली गई और सीधे मालिनी के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो भागते हुए काफी थक गई थी, जिस वजह से वो हाँफ भी रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा नॉक किया। इसी के साथ अंदर से मालिनी की आवाज आई। तृप्ति? मालिनी पहले ही वहां पहुंच गई थी। हाँ मालिनी, मैं तृप्ति हूँ, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर तृप्ति है ये सुनकर मालिनी जल्दी से उठी और दरवाजा खोल दिया। तृप्ति भी उतनी ही तेजी से उस कमरे में अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ थी तुम? इतनी देर लगा दी। मैं तो डरी गई थी कि कहीं तुम उनके हाथ तो नहीं लग गई दोबारा। तृप्ति थके हुए कदमों से अंदर आई और टेबल से पानी उठा एक सांस में पी गई और फिर वहीं कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। कैसे लगती? तुमने इतना अच्छा रास्ता जो बताया था, वैसे डर जरूर लग रहा था। चलो तुम आ गई, अब मैं रिलैक्स हूँ। अब ये बताओ अब आगे क्या करना है? पहले तो मुझे ये बताओ ध्रुव कहाँ है? मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे उस मैनेजर के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और ये सबूत ध्रुव तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ध्रुव यही है, मॉस्को में। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी कल ही पता चला है। इसका मतलब है कि ध्रुव भी सब कुछ जान चुका होगा। पूरी न्यूज इसी खबर से भरी है। उसे तो काफी पहले पता चल गया होगा। फिर हमें जल्दी उस तक पहुंचना होगा मालिनी। ये सबूत सही जगह पहुंचने बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैनेजर मुझ तक पहुंचे, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। तृप्ति की बातों से उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मालिनी भी इस सिचुएशन को समझ रही थी, इसलिए उसने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। इसी बीच काफी कोशिशों के बाद भी तृप्ति मैनेजर के हाथ नहीं लगी तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने सारे आदमियों को एक साथ अपने पास बुलाया। मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, बस उसे पकड़ो। मुझे उसके पास मौजूद वो सबूत चाहिए। चारों दिशा में फैल जाओ, जहां भी वो दिखे उसे शूट कर दो और अब उसके बगैर वापस नहीं लौटना। जैसे ही मैनेजर ने ये कहा, उसके आदमी उतनी ही तेजी से वहां से निकल गए। मैनेजर इस वक्त अपने घर के बाहर ही था। उसके फादर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसके आदमियों के निकलते ही वो उसके पास आए। गलत कर रहे हो तुम, उन्होंने बेहद संजीदगी से कहा। आप ना ही बताएं मुझे क्या गलत है और क्या सही। तुम्हें एक दिन अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा, देख लेना। आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं है। आप बस हर बात में मुझे गलत ठहराते हैं, क्योंकि तुम गलत होते हो इसलिए। आपकी आदत सुधरेगी नहीं ना मेरे हर काम में टांग अड़ाने की। तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। इतना कहकर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर घर के अंदर आया और उनको एक कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजे का शटर लगा दिया। इसके बाद वो भी तृप्ति को ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने काम में पूरी तरह से उलझा हुआ था। उस पर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि इंडिया में उसकी कंपनी पर सवाल उठ रहे थे। दवाओं के गलत डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अफवाहें तेज हो रही थी। ध्रुव को कुछ ही घंटों में इस सिचुएशन को संभालना था, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल सकता था। निहाल और तेजा भी इस वक्त उसी के साथ थे। क्या कर रहा है आप मिस्टर ध्रुव? सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। हमें कैसे भी कुछ घंटों में सब संभालना होगा, वरना सब खराब हो जाएगा। तो आपने कुछ सोचा है?
फिलहाल सिर्फ इतना कि अफवाहों को इग्नोर कर हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए। और जो दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो निकल रही हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमें उन्हें रोकना होगा। और आज ही दवाइयों के कुछ ट्रक निकलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम तुरंत निकलते हैं। निहाल और मैं उन्हें जाकर रोकते हैं। इस पर ध्रुव ने सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों उस पल कंपनी के लिए निकल गए। कंपनी पहुंचकर उन्होंने देखा कि 4-5 ट्रक दवाइयां लोड करके निकलने को तैयार खड़े थे। ये देख वो दोनों आगे बढ़े और उन्हें रोकने के लिए एक आदमी से कहा जो ट्रक्स को आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। इन ट्रकों को तुरंत से तुरंत रोको, ये बाहर नहीं जा सकते। सॉरी सर, हमें मैनेजर का ऑर्डर है और ये कंपनी हमारे बॉस की है, तो इन्हें जाने से रोको वरना ठीक नहीं होगा। हमें ऑर्डर हमारे मैनेजर से मिलता है, तो जब तक वो नहीं कहेंगे हम नहीं मानेंगे। आदमी ने जिस टोन में कहा, तेजा को गुस्सा आ गया। तुमसे जो कहा एक बार में समझ नहीं आता। तेजा की आवाज सुनकर आदमी ने अपने और आदमियों को बुला लिया और देखते ही देखते उनकी बातचीत झड़प में बदल गई। तेजा और निहाल दोनों ही उन लोगों से उलझ पड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी अगर मैनेजर के हैं तो इनका मकसद क्या है। शायद ये किसी और के आदमी है। ये बातें उन्होंने लड़ाई के बीच में ही की। मैनेजर की सच्चाई अब भी उनके सामने नहीं आ पाई थी। ध्रुव को अब इंडिया की कंपनी के बारे में पता चल गया था कि वहां भी नकली दवाइयां मिली हैं। ये सुन उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए भी नहीं बदले, क्योंकि उसने ये पहले ही एक्सपेक्ट किया था। सब खराब होता जा रहा है, कैसे संभालूं? जो भी है जल्द से जल्द सही करना होगा सब कुछ। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, दवाइयों के कारण होने वाली मौतों की खबरें आनी शुरू हो गई थी। पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई थी। मॉस्को और भारत दोनों जगहों पर दहशत फैलने लगी। न्यूज पर हर तरफ सिर्फ गिल फार्मास्यूटिकल कंपनी की न्यूज दिखाई दे रही थी, जैसे इस दवा के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। हर तरफ से परेशान करने वाली खबरें आ रही थी। लोग डर और चिंता से घिर गए थे। इस नकली दवा के कारण सब लोग खौफ में थे और इसका हल खोजने के लिए वक्त परेशान रहने लगा। जितना वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, चीजें उतनी ही खराब होती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र लोगों की बढ़ती मौत की गिनती को देखकर हो रही थी, जो हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ध्रुव जितना ज्यादा फेक दवाइयों को बाजार में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा वो लोगों की जान बचाने के लिए चिंतित था। हर गुजरते घंटे के साथ मौतों की संख्या बढ़ रही थी और ध्रुव खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। कुछ तो करना होगा मुझे। मैं ऐसे सिचुएशन हाथ से नहीं निकलने दे सकता। ऐसे कैसे सब खराब हो रहा है। ध्रुव ये सब अपनी रशिया वाले ऑफिस में अकेले बैठकर सोच रहा था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आ रही रिपोर्ट्स थी। कई और मौतें और भी अस्पताल भरते जा रहे थे। उसकी आंखों में थकान और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। वो बार बार अपने अधिकारियों और दोस्तों से बात करता, उन्हें ऑर्डर्स देता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उसने जितनी भी कोशिशें की, उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। पर जो असल गुनाहगार था, वो मैनेजर, वो अब भी बेफिक्र था, क्योंकि उसका सच ध्रुव के सामने नहीं आ पाया था। वहीं न्यूज पर हर तरफ सिर्फ गिल एम्पायर ही सुर्खियों में बना हुआ था। गिल एम्पायर जैसी बड़ी कंपनियां सिर्फ पैसों के लिए आम लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। ऐसे न जाने कितनी ही न्यूज चल रही थी, तभी उसके पास निहाल का कॉल आया। ध्रुव ने न्यूज देखते हुए निहाल का कॉल रिसीव किया। कहो। मिस्टर ध्रुव, यहाँ तो हमने ट्रक जैसे तैसे रोक लिए हैं, पर यहाँ जो लोग काम कर रहे थे वो शायद किसी और के आदमी थे। आते ही हमसे भिड़ गए, पर फिर भी हम उन्हें रोकने में कायम रहे। पर कंपनी में मैनेजर के ही आदमी होंगे, और किसके हो सकते हैं? मैनेजर के होते तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। ये कोई और ही थे, शायद भाग गए। वैसे आपको एक और खबर देनी थी। ध्रुव ये सुनकर एक गहरी सांस लेने लगा। हर तरफ से सिर्फ बुरी खबर ही आ रही है। जाहिर है ये भी बुरी ही खबर होगी। बताओ क्या हुआ है अब? नकली दवा का डिस्ट्रीब्यूशन अब भी चल रहा है। मेरे एक सोर्स से पता चला है कि मार्केट में दवा न्यूज फैलने के बाद भी जा रही है। ध्रुव ने ये सुनकर अपने हाथ को माथे से लगा लिया। कौन है ये लोग निहाल? ढूंढो इन्हें और सच का पता लगाओ। इस बार ध्रुव ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। जी मिस्टर ध्रुव, मेरे आदमी लगे हैं इसमें। ठीक है, खबर लगते ही मुझे इन्फॉर्म करो।
ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। ध्रुव को लेकर भी इंडियन मीडिया में कई तरह की बातें कही जा रही थी। उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उसने पैसों के लालच में इस तरह का खेल खेला है। उसकी इमेज खराब हो रही थी और उसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। वहीं अमन टीवी के सामने खड़े होकर ध्रुव को लेकर जो खबर फैली थी उन्हें देख रहा था और ये देख वो हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव के नाम पर इतना बड़ा घोटाला होगा और उसे ये सब देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा कुछ कर सकता था। नहीं, मिस्टर गिल ऐसे काम नहीं कर सकते। ये जरूर किसी की साजिश है उनके खिलाफ। पर कौन और कोई क्यों उनके साथ ये करेगा? अमन ये सब अपने मन में सोच रहा था। वहीं उससे कुछ दूरी पर सिंघानिया ये खबर देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी इंसल्ट की थी ना तुमने ध्रुव गिल? देखो तुम्हें तुम्हारा किया किस तरह मिला है। अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पता चलेगी। मेरे सामने बहुत डींगे हाँक रहे थे, अब देखो कहाँ खड़े हो तुम। पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हो, और वो मामूली तरह से नहीं बल्कि एक हत्यारे बनकर। सोचते हुए वो हल्के से हंस दिया। वहीं इंडिया में अनिका और जसविंदर वहां की सिचुएशन को सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। अनिका और जसविंदर ने ध्रुव के कहने पर कुछ फैक्ट्रीज को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया। मिस्टर गिल ने कहा है हमें ये सारी फैक्ट्री बंद करनी होगी, इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो। अब ध्रुव ने कहा है तो करना होगा। ठीक है, मैं इन सारी कंपनीज को अर्जेंट ऑफिशियल मेल कर देती हूँ। ठीक है, मैं मिस्टर गिल के कुछ आदमियों को उन हर कंपनी में भेज देता हूँ ताकि तुरंत एक्शन लिया जाए। अनिका ने अपना लैपटॉप उठाया और 5 मिनट के अंदर सभी को मेल कर दिया। मेल के ठीक आधे घंटे बाद फैक्ट्रीज बंद कर दी गई और जैसे ही फैक्ट्रीज बंद हुई वैसे ही उन्हीं कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ब्लैक मार्केट में नकली दवाइयां बेचने लगे। ये धंधा रुकने के बजाय और तेजी से फैलने लगा। नकली दवाइयों का कारोबार अब भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी फैलने लगा था और ये खबर आने वाले 4-5 घंटों में आग की तरह फैल गई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और अब सुबह होने को आई थी, ध्रुव ने सारी रात जागने में ही बिताई थी। उसे अब महसूस होने लगा कि वो जितना ज्यादा इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। उसकी हर ट्रिक नाकाम हो रही थी और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। रशिया के हेल्थ मिनिस्टर ने ध्रुव को जो वक्त दिया था वो खत्म हो चुका था। अब मंत्री सीधे जवाब चाहते थे। वो अपने नागरिकों को नकली दवाइयों के कारण मरते हुए नहीं देख सकते थे। सुबह के ठीक 9 बजे मंत्री के मैनेजर का कॉल आ गया। निहाल और तेजा कुछ देर पहले ही ऑफिस आए थे। कॉल आता देख निहाल ने कॉल उठाया। हेलो, मैं हेल्थ मिनिस्टर का पीए हूँ। मिस्टर ध्रुव गिल को दिया हुआ वक्त अब खत्म हो चुका है, तो आप उनसे कहिए कि जल्द से जल्द हमें जवाब चाहिए। मिनिस्टर सर अपने लोगों की इस तरह होती मौत नहीं देख सकते। दोपहर तक मिस्टर ध्रुव गिल अपनी रिपोर्ट को लेकर ऑफिस पहुंचे। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। निहाल ने इसके बाद ध्रुव की तरफ देखा। मिनिस्टर जवाब मांग रहा है और दोपहर में मीटिंग बुलाई है जिसमें आपको रिपोर्ट देनी है। ये सुन ध्रुव ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वो नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला था, पर जो भी था उसे ये फेस करना था, इसलिए उसने जाने का फैसला लिया और दोपहर तय वक्त पर मीटिंग में पहुंच गया। मीटिंग हॉल में वो शांति से जाकर बैठ गया और वहां वो सिर्फ अकेला नहीं था बल्कि रशिया के कुछ ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के साथ गिल एम्पायर के भी कुछ लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद मिनिस्टर आया और ध्रुव के सामने बैठ गया। So, Mr. Dhruv Gill, I want to know about your report. आपकी कंपनी की वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं और कई मर रहे हैं। Do you know about this? इस पर ध्रुव ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। तो बताइए, क्या हाल निकाला है आपने? ध्रुव ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और सभी की तरफ देखा। मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इतना कह वो शांत हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि हम ऐसे ही लोगों को मरने दें या अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें? आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। मेरी फैक्ट्रीज वैसे ही सारी बंद कर दी गई हैं। अब जो हो रहा है वो ब्लैक तरीके से हो रहा है। इसमें रशिया पुलिस को एक्टिव होना जरूरी है। रही बात नतीजे और पूरी रिपोर्ट की, तो मुझे कुछ वक्त और चाहिए। ध्रुव गिल कभी अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं है और न इस बार भागेगा। ठीक है, आप जिस पोजीशन पर हैं वहां हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो ठीक है, फिर आपको कुछ वक्त और दिया। आप अपने तरीके से चीजें क्लियर कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए अपनी सारी कंपनियों की तरफ से। जो कंपनी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है उन्हें बंद ही रहने दिया जाएगा।
जांच पूरी होने तक, और जो कंपनियां चालू रहेंगी उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा। रही बात ब्लैक मार्केटिंग की, तो वो हमारी गवर्नमेंट और पुलिस हैंडल कर लेगी, पर इंडिया की सिचुएशन आपकी गवर्नमेंट को हैंडल करना होगा। तो फिर आप जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कीजिए और सबमिट कीजिए, तब तक आपकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। ध्रुव कुछ ही देर में मीटिंग से बाहर आ गया, जहां निहाल उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मिस्टर ध्रुव, क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग तो मैंने संभाल ली निहाल, पर अब हमें दोबारा से चीजें शुरू करनी होगी, पर यह काम शायद हम अकेले नहीं कर सकते। बात एक देश की होती तो आसान होता, पर ये कई देशों की बात है और इनमें हमसे जुड़ी फैमिलीज की जरूरत पड़ेगी। हमें इस बार कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेकर काम करना होगा। ध्रुव ने फैसला ले लिया था, अब वो इस घोटाले को खत्म करने के लिए सबके साथ मिलकर काम करेगा। उसको सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी इस मामले का हल निकल सकेगा।